कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ था जिसकी वजह से मेरा पूरा का पूरा सिस्टम ही बंद हो गया था। इंटरनेट का कुछ इशू हुआ था। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्या अभी व्हाट्सएप में? यस सर। यस यस, दैट्स गुड। तो चलिए हम लोग दोबारा से एक बार प्लीज रिपीट कर लेंगे। वो थोड़ा सा कोई टेक्निकल इशू की वजह से एकदम से सब इंटरनेट वगैरह सब बंद हो गया था। मोबाइल भी और ये भी, आपका लैपटॉप भी। तो कोई टेक्निकल रीजन था। तो हम लोग एक बार दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। वर्षा मैम, प्लीज आप मुझे सुन पा रही हैं? यस सर। यस मैम, प्लीज एक बार दोबारा से यस रिपीट सर। कर लेंगे। तो क्योंकि अभी एक आपका जो हाँ। प्रोग्राम है ये वापस रिकॉर्डिंग होगी इसकी। यस मैम, प्लीज वेलकम। ओके। कल हमने एरिया ऑफ ऑपरेशन के बारे में जाना था। किसी भी एरिया में हमारा बिजनेस हमें डेवलप करना है, अगर हम अलग अलग एरियाज में बिजनेस डेवलप करते हैं तो उतनी ही ज्यादा हमारी इनकम होती है, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला भी बताया था कल। एरिया इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू कस्टमर, एंड कस्टमर इज इक्वल्स टू टर्नओवर, एंड टर्नओवर इज इक्वल्स टू इनकम। मतलब जितना बड़ा एरिया होगा उतनी वहां की हम पॉपुलेशन कवर कर सकते हैं, और ज्यादा पॉपुलेशन की वजह से हमें ज्यादा कस्टमर्स मिल सकते हैं और हमारा टर्नओवर ज्यादा जनरेट हो सकता है, और ज्यादा टर्नओवर की वजह से हमारी इनकम ज्यादा आ सकती है। और हम जिस कंट्री में रहते हैं इंडिया में, तो ये हमें सबसे बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 140 करोड़ आज लगभग हो चुकी है। मतलब इतना बड़ा वास्ट पॉपुलेशन वाला एरिया हमारे पास है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज है अपने बिजनेस को डेवलप करने का और ज्यादा से ज्यादा इनकम कमाने का। अगर हम एक फार्मर का एग्जांपल लेते हैं तो छोटी सी, अगर वो फार्मिंग करता है तो उसको नहीं मिलता है कि दो ही क्रॉप्स लगा सकता है, लेकिन अगर ज्यादा एरिया उसके पास होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स लगाकर वहां से ज्यादा इनकम जनरेट कर सकता है। उस ही सेम टेक्निक हमारे बिजनेस की भी है। और हमारा जो बिजनेस है वो रैंक वाइज डेवलप हमें करना है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर है तो हमारा बिजनेस 50 किलोमीटर के एरिया में होना है। अगर हम टीसी बन जाते हैं तो 100 किलोमीटर में हमारा बिजनेस डेवलप हो जाना चाहिए। अगर एटीसी बन जाते हैं तो 3 एरियाज में होना चाहिए। अगर हम डिस्ट्रिक्ट टीम कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं तो 4 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा बिजनेस डेवलप होना चाहिए। अगर हम जेडटीसी बन जाते हैं तो 5 जोन्स में हमारा बिजनेस होना चाहिए। अगर हम एसटीसी बन जाते हैं तो डिफरेंट स्टेट्स में हमारा बिजनेस होना चाहिए। मतलब लगभग 6 एरियाज में हमारा बिजनेस डेवलप हो जाना चाहिए। अगर हम आरटीसी बनते हैं तो 7 एरियाज में हमारा बिजनेस डेवलप होंगे। एनटीसी बनते हैं तो 8 एरियाज में। मतलब जैसे जैसे हमारा रैंक इंक्रीज होते जाएगा, हमारा जो बिजनेस है, बिजनेस का जो एरिया है वो भी बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि अगर एरिया नहीं बढ़ेगा तो कर्जा बढ़ेगा। अगर हम एक ही जगह पे बिजनेस डेवलप कर रहे हैं तो हमें हमेशा वहां से क्लोजिंग नहीं आएगी, और हमारे बिजनेस का रूल है कि नो क्लोजिंग मतलब नो इनकम। तो और हम लोग हमेशा वहां पर टाइम तो हमें देना ही पड़ेगा, बिकॉज इट इज वेरी कंपल्सरी। तो अगर हम लोग वहां पर टाइम दे रहे हैं तो हमारा ट्रैवलिंग का खर्चा हो जाएगा और बहुत सारे खर्चे वहां पर होते रहते हैं। तो इसीलिए हमारा जो बिजनेस है वो अलग अलग एरियाज में डेवलप करना जरूरी है। और अगर मैं देखूं कि अगर मैं एक लेडी हूँ तो मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां है। यहाँ पर मुझे घर संभालना पड़ता है, बच्चों का देखना पड़ता है, और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां। लेकिन अगर दूसरी जगह पे भी मेरा बिजनेस होगा तो मैं वहां पर अपना 100% दे सकती हूँ, क्योंकि वहां पर मेरा जो माइंड है वो थोड़ा सा रिलैक्स रहेगा, तो मैं पूरा अपना 100% पोटेंशियल वहां पर दे सकती हूँ। और हम लोग एक ही जगह पर 10 प्लान नहीं दे सकते, लेकिन अलग अलग जगह से हमें वो पॉसिबल हो सकता है। और फेस्टिवल्स का अगर हम देखेंगे, अगर हमारी टीम में अलग अलग रिलीजन्स के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो हमें वो भी बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि अगर दिवाली में हिंदू लोग बिजी हो जाते हैं तो हमें जो मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, उनसे क्लोजिंग्स आ सकती है। अगर ईद के वक्त मुस्लिम बिजी हो जाएंगे तो हमें दूसरों से क्लोजिंग आ सकती है, और क्लोजिंग का मतलब है इनकम हमारी आ सकती है। मतलब कि हमारा जो बिजनेस है वो कभी रुकेगा नहीं। तो इस हिसाब से हमारा जो बिजनेस है वो एरिया वाइज हमें हमेशा डेवलप करते रहना चाहिए। थैंक यू सर।
बहुत सुंदर मैम, बहुत बढ़िया आपने एक्सप्लेन किया, और पूरा का पूरा आपने वर्ड टू वर्ड एकदम से एक्सप्लेन किया है। इसका मतलब आपने समझा है सारी चीजों को। तो ये मैम आपको पूरी तरीके से समझ में आई सारी चीजें? यस सर। चलिए, तो एरिया ऑफ ऑपरेशन कितना इंपॉर्टेंट है ये सब क्लियर हुआ ना? यस यस। चलिए, दैट्स वेरी गुड, बहुत सुंदर। यस, और कौन बताना चाहेंगे एरिया ऑफ ऑपरेशन के बारे में? कल आप लोगों ने समझा था एरिया ऑफ ऑपरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। यस सुहेल जी, अनम्यूट कीजिए। यस सर, गुड इवनिंग सर। यस, वेरी गुड इवनिंग। बिल्कुल सर, हमने कल एरिया फॉर्मेशन के बारे में सीखा था। जैसे आपने बताया था, एरिया इज इक्वल टू पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इज इक्वल टू कस्टमर, कस्टमर इज इक्वल टू टर्नओवर, टर्नओवर इज इक्वल टू इनकम। यानी हमारा जितना बड़ा एरिया होगा उतनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो कस्टमर ज्यादा होंगे, कस्टमर ज्यादा होंगे तो टर्नओवर ज्यादा होगा, और टर्नओवर ज्यादा होगा तो इनकम ज्यादा होगी। तो जैसे एक बड़ा आपने एग्जांपल दिया था बड़े फार्मर का, जिसके पास जितने ज्यादा खेत होंगे उतनी ज्यादा इनकम होगी। यदि मान लीजिए 4 अगर उसके पास खेत है तो एक खेत में कीड़ों की वजह से कुछ नुकसान हो जाता है तो 3 जगह से उसको पैसा आने के चांस रहते हैं। इसी तरीके जो रिच, जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनका जो बिजनेस होता है बहुत सारे एरियो में फैला हुआ होता है, तो एरिया के हिसाब से उनको इनकम आती रहती है। ऐसे ही हमारे बिजनेस में एरिया का बढ़ाना, एरिया पे ग्रोथ करना बहुत जरूरी है। जैसे आपने एक एग्जांपल दिया था क्लोजिंग का भी, जैसे अभी दीपावली आ रही है, हमारी हमारी टीम में कुछ नॉन मुस्लिम है कुछ एरिया में, तो वहां से दीपावली में बिजी हो जाते हैं, तो क्लोजिंग आने के चांस नहीं होते, अपने त्योहार में लगे हुए हैं। लेकिन बाकी जो 3-4 जगह और एरिया में है जहाँ मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वहां से आने के चांसेस है। इसी तरीके से सर आपने बहुत सारी चीजें कल बताई थी, ये सब समझ में आया। और आपने एक डिस्ट्रीब्यूटर का एरिया कितना होता है, रैंक के हिसाब से, एरिया बाई के हिसाब से भी बताया था कि कितने एरिया को कवर करना है। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको 50 किलोमीटर का एरिया कवर करना होता है, टीसी है उसका 100 किलोमीटर का एरिया उसको कवर करना होता है। इस तरीके से जब वो एटीसी बनता है तो तीन स्टेशन लग जाते हैं, जब डीटीसी बनता है तो 4, फिर जेडटीसी 5, एसटीपी 6, आरटीपी 7, एनटीसी 5। इस तरीके से एरिया के रैंक के हिसाब से एरिया डेवलप करना होता है। थैंक यू सर। सुंदर, बहुत बढ़िया, दैट्स गुड। यस सुशांत भाई, लुकिंग स्मार्ट, लेकिन कभी कभी दिखाई दे रहे हो आजकल आप छुट्टी बहुत कर रहे हो। सर सॉरी सर। यस सुशांत भाई बोलिए। हाँ सर, तो कल ने सर हम लोगों ने सीखा था सर एरिया पॉपुलेशन के बारे में। सर एरिया पॉपुलेशन क्या होता है सर कि सर जब हम कोई नए नए एरिया में बिजनेस को बिल्ड करते हैं तो उसे कहते हैं सर एरिया पॉपुलेशन। और एरिया पॉपुलेशन सर हमारी बिजनेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सर एरिया पॉपुलेशन का आपने एक रूल्स बताया था कि एरिया इज इक्वल टू पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इज इक्वल टू कस्टमर, कस्टमर इज इक्वल टू टर्नओवर, और टर्नओवर इज इक्वल टू इनकम। क्योंकि सर हमारी टीम में जितने सारे लोग ज्वाइन करेंगे उतने सारे इनकम आएंगे, हमें पता है। तो इसीलिए सर हमें एरिया तो बिल्ड करना चाहिए। और आपने एग्जांपल दिया था कि सर रिच फार्मर कौन होता है, जिसके पास सर बहुत सारी खेती होता है, वही रिच फार्मर बनते हैं। और सर रिच बिजनेसमैन कौन है आज देखे तो सर पूरे इंडिया में जो रिच बिजनेसमैन है उनकी बिजनेस पूरी दुनिया में फैला हुआ है सर। और सर रिच नेटवर्क कौन होता है, जिसके सर बहुत सारी एरिया में नेटवर्क के वही रिच नेटवर्क होते हैं। वैसे अगर हमें वो बड़ा नेटवर्क, रिच नेटवर्क बनना है तो सर हमें भी एरिया, बहुत सारी एरिया क्रिएट करना पड़ेगा हमारे बिजनेस के लिए। जैसे आपने बताया था सर कि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उसकी 15 किलोमीटर तक रेडियस तक सर उसका पहला जो स्टेशन होता है वो 50 किलोमीटर रेडियस के अंदर वो बिजनेस कर सकते हैं उस एरिया में। और जब उसकी रैंक चेंज होती है, हमारी जितने सारे रैंक है सर आज हमारी कंपनी में, सभी सर एरिया के हिसाब से होते हैं। जैसे कि टीम कोऑर्डिनेटर होता है सर 100 किलोमीटर रेडियस के अंदर वो बिजनेस कर सकते हैं। और सर 2 स्टेशन से उनकी इनकम आना चाहिए सर। वैसे ही जब जितने सारे रैंक बढ़ता जाएगा, जैसे कि एटीसी को सर 3 स्टेशन से बिजनेस आना चाहिए, 3 एरिया से, वैसे ही सर डीटीसी को 4 ऐसे बढ़ता जाएगा सर। ये क्या होता है सर, अगर हमारे स्टेशन ज्यादा होता है तो क्या होता है कि कोई भी स्टेशन पर अगर कुछ भी होता है सर, कोई इनकम अगर वहाँ पे क्लोजिंग रुक गया तो दूसरा जो स्टेशन है वहाँ से इनकम आ सकते हैं। जैसे कि देखा गया कि सर हमारे टीम पे बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, कोई हिंदू भी होता है, मुस्लिम भी होता है, सिख भी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि हमारी बिजनेस ऑल ओवर इंडिया में आज फैला हुआ है। और अलग कंट्री में भी सर शुरू होने वाला है, तो बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे। तो एरिया ज्यादा होने से क्या होता है कि किसी भी एरिया में ऐसा हो गया कि कोई स्ट्राइक लग गया या फिर कुछ भी हो गया, अगर हमारी बिजनेस वहां पर बंद पड़ा हुआ है तो दूसरा जो स्टेशन है वहां से हमारी इनकम आएगी सर। तो हमारी इनकम कभी रुकेगा नहीं सर। तो इसलिए सर हमारी अगर रीच नेटवर्क बनना है तो हर किसी को एरिया ज्यादा करना पड़ेगा सर।
वही हम सीखे थे सर कल। थैंक यू सर। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। यस, ग्रेट। शोभा चौहान, शोभा मैम अनम्यूट कीजिए। यस सर, गुड इवनिंग यस सर। यस मैम, वेरी गुड इवनिंग। जैसे कि कल हमने जाना कि एरिया पॉपुलेशन इज इक्वल टू इनकम, और पॉपुलेशन इज इक्वल टू कस्टमर, एंड कस्टमर इज इक्वल टू टर्नओवर इज इक्वल टू इनकम। मीन्स एरिया अगर बड़ा होगा तो पॉपुलेशन भी ज्यादा मिलेगी, कस्टमर भी ज्यादा मिलेंगे, और हमारा टर्नओवर भी ज्यादा होगा, और टर्नओवर ज्यादा होगा तो हमारी इनकम ज्यादा होगी। राइट सर? यस। और जो हम लोग रहता है ना, जैसे रिच बिजनेसमैन जो होते हैं उनका नेटवर्क ज्यादा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जैसे टाटा, अंबानी या फिर बिरला हो गए, या तो फिर मीन्स अदानी के जो ये मतलब ये जो भी बड़े लोग हैं जिनके बारे में हम लोग सुनते हैं, उनका नेटवर्क सिर्फ एक जगह पे नहीं होता है, पूरे इंडिया में, वर्ल्ड वाइड भी है। राइट? तो इनका नेटवर्क अगर एक जगह पे रहता, बड़े आदमी बन पाते क्या? नहीं बन पाते, क्योंकि अगर इनका नेटवर्क बड़ा है, सब जगह पे फैला है, इनके अंडर में लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं, लोग काम कर रहे हैं, तो इनका इनकम पैसिव इनकम है, ये बैठकर अपना कर रहे हैं, या फिर घर से भी वर्क फ्रॉम होम मीटिंग्स करके या फिर ये सब कर रहे हैं। तो उसी तरह से हमें भी अपना पैसिव इनकम बनाना है, तो कहीं ना कहीं हमको अपना जो नेटवर्क है, अपनी जो बिजनेस है, उसको अलग अलग एरिया में फैलाना है, अलग अलग दायरे में फैलाना है, जो कि हमारे इस पे है। जैसे कि हमारी जैसे से ग्रेड बढ़ती जाएगी, हम जैसे जैसे हमारा वर्किंग बढ़ेगा, हमारा नेटवर्क बढ़ेगा, वैसे ग्रेड बढ़ेगी, उस तरह से हमें अपने एरिया को भी बढ़ाना पड़ेगा। जैसे हमने अभी सीखा कि रैंक, अगर हम टीसी रैंक पर हैं तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर रैंक पर है तो हमारा जो बिजनेस है 50 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। टीसी रैंक पर है तो 100 किलोमीटर के दायरे पे होना चाहिए, जो कि हमारा 2 सेक्शन से पैसा आना चाहिए। और एटीसी अगर है तो हमारा जो है ना कि ये तीन जगहों से पैसा आना चाहिए, और हमारा बोलते हैं ना कि एक और एरिया बढ़ जाएगा, और एक और एरिया बढ़ेगा, जैसे कि डीसी, एक और इनकम, ये डीसी रैंक पर आए तो हमारा 4 एरिया से पैसा आना चाहिए। और 4 एरिया ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे सांता क्रूज में हूँ तो अंधेरी से आ रहा है या विरार से आ रहा है, इस तरह से नहीं। अगर मैं मुंबई में हूँ, मुंबई में हूँ, तो मुझे गुजरात से भी पैसा आना चाहिए, फिर मेरी कहीं ना कहीं कलकत्ता में भी होनी चाहिए, कहीं बैंगलोर से आना चाहिए, कहीं दिल्ली से आना चाहिए, इस तरह से एरिया डिवाइड होना चाहिए। और इस तरह से हमें अपने नेटवर्क को बढ़ाना है और अलग अलग नेटवर्क से काम करवाना है। जिस तरह से हमारे रैंक्स बढ़ेंगे उस तरह से हमारे ऑल ओवर, अगर हम एनटीसी रैंक पर हैं तो हमें 8 एरिया से पैसा आना चाहिए, ताकि जो हमारा इनकम है वो कभी बंद ना हो। कहीं ना कहीं हमारे एरिया वाइज भी लोग रहता ना कि हर एरिया में, पंजाब में जाएंगे तो पंजाबी लोग मिलेंगे, दिल्ली में जाएंगे तो सिंधी और अदर मिलेंगे, मुंबई में है तो मराठी मिलेंगे, हिंदू मिलेंगे, ये बैंगलोर साइड में जाएंगे तो वहाँ पे साउथ इंडियन मिलेंगे, और कलकत्ता साइड में जाएंगे तो मोस्ट ऑफ मुस्लिम लोग, बंगाली लोग ज्यादा मिलेंगे। तो इन लोगों के जो फेस्टिवल्स है वो भी डिवाइड है, सबका फेस्टिवल अलग सीजन से होता है, और अगर एक जगह पे फेस्टिवल चल रहा है वहां पे इनकम नहीं आ सकती, और जहाँ पे फेस्टिवल नहीं है, जहाँ पे नॉर्मल है, वहां से तो इनकम आएगी ना। तो इस तरह से बिजनेस अगर बड़ा रहेगा तो कहीं ना कहीं से हमारी इनकम आती रहेगी, इनकम हमारी स्टॉप नहीं होनी चाहिए। तो बिजनेस को बढ़ाना है तो एरिया भी बढ़ाना है, तभी हमारा इनकम बढ़ेगा। थैंक यू सर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। यानी आप लोग समझ चुके हो कि इनकम बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को एक अच्छी स्थिति में लेके आने के लिए एरिया ऑफ ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें बिजनेस को अलग अलग एरियाज में डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट ना? रेखा पटेल मैम, आपको समझ में आया क्या एरिया बढ़ाना क्यों जरूरी है? यस सर। यस मैम, क्यों बढ़ाना चाहिए एरिया? सर हम एरिया बढ़ाएंगे तो हमारी इनकम बढ़ेगी। ओके। सर आपने फार्मूला बताया था, एरिया इज इक्वल टू पॉपुलेशन
population, customer is equal to turnover is equal to income. एरिया बढ़ेगा तो हमारी पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी, और पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो कस्टमर बढ़ेंगे, और कस्टमर बढ़ेंगे तो टर्नओवर होगा, और टर्नओवर बढ़ेगा तो इनकम होगा. हु इज ए रिच फार्मर? सर आपने फार्मर के बारे में बताया था. अगर उसके पास एक खेत है तो अगर उसके पास अगर खराब भी हो जाए, अगर एक से ज्यादा रहेंगे तो अगर एक खेत में कभी खराब भी होगी उसकी फसल, तो उसको दूसरे उससे उसको फसल से पैसा आता रहेगा. सर हु इज रिच बिजनेसमैन? जो बिजनेसमैन रहते हैं सर, उनका पूरी दुनिया में बिजनेस फैला रहता है, वो अकेले नहीं करते हैं सर. हु इज रिच नेटवर्क? और नेटवर्क को, जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं उनको भी नेटवर्क बढ़ाना पड़ता है, तभी उनकी इनकम आएगी. एरिया नहीं बढ़ेगा तो सर कर्जा बढ़ेगा. सर हमें डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से करना चाहिए. डिस्ट्रीब्यूटर के लेवल जैसे जैसे लेवल बढ़ जाए उसके हिसाब से करना चाहिए. डिस्ट्रीब्यूटर लेवल में रहेंगे तो 50 किलोमीटर के एरिया तक ही हमको काम करना चाहिए, और टीसी रैंक पे आएंगे तो 100 किलोमीटर तक एरिया बढ़ाना चाहिए. सर जैसे जैसे रैंक बढ़ेगी वैसे वैसे हमको एरिया बढ़ाना चाहिए. थैंक यू सर. बहुत सुंदर रेखा मैम, बहुत शानदार आपने बोला, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा कि हमारे लिए हमारा एरिया बढ़ाना क्यों इम्पोर्टेंट है. तो चलिए, ये तो अब आप लोगों को समझ में आ गया है. अब एरिया बढ़ाया कैसे जाता है हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. राइट, एरिया किस तरीके से बिल्ड किया जाता है. आप सब लोग तैयार हैं? आप सब लोग तैयार हैं यस सर. जानने के लिए एरिया कैसे बढ़ाया जाता है? दैट्स गुड. देखिए, एरिया बढ़ाने के है ना, एक नया एरिया डेवलप करने के 5 स्टेप्स होते हैं. कितने स्टेप्स होते हैं? 5 स्टेप्स. मेरे अनुभव के आधार पर मैंने इनको 5 स्टेप्स में डिवाइड किया है. हाउ टू बिल्ड अ न्यू एरिया. एक नया एरिया बिल्ड करना है तो आपको 5 स्टेप प्रोसेस है. जिस प्रोसेस से मैंने आज तक मेरे एरियाज को बिल्ड किया है, यही वो स्टेप्स हैं जिनके जरिए से मैंने मेरे बिजनेस को डेवलप किया है. आज मेरा बिजनेस जगह जगह पर है. जैसे मैंने कल आपको बताया था, मुझे 9-9, 10-10 जगह से आज मुझे क्लोजिंग आती है एवरी वीक. तो 9-9, 10-10 जगह से सेल्स आती है. तो वो जितनी जगह पे भी हम लोगों ने बिजनेस में एरियाज को जो डेवलप किया है, वो ये 5 स्टेप से ही किया है. और वही 5 स्टेप्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूं. सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, चूज सुटेबल एरिया. चूज सुटेबल एरिया. ये सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट काम है. सबसे पहले एक सूटेबल एरिया चूज कीजिए. अब सूटेबल एरिया किस पॉइंट ऑफ व्यू से? जहां आप एवरी वीक आ जा सको. जहां आप एवरी वीक आ जा सको. लगातार 3 महीने आप कंटिन्यू हर वीक जा सको, आ सको, उतना आप मैनेज कर सको. समझ में आ गया? सूटेबल एरिया. जहां कन्वेंस प्रॉपर हो, जाने की व्यवस्था हो, वहां पर कोशिश करो कि ओवरनाइट जर्नी हो. यदि ओवरनाइट जर्नी है तो बहुत अच्छा है. शाम को बैठो, सोते हुए जाओ, सुबह पहुंच जाओ. पूरे दिन काम करो, शाम को बैठो, वापस सोते हुए आओ, अपना घर वापस आ जाओ. मतलब इस तरीके का ओवरनाइट जर्नी वाला एरिया ढूंढो. कोई आसपास का, कोई बहुत दूर नहीं. मतलब ऐसे नहीं कि आप रहते हो यूपी में और आपने जाके मुंबई ढूंढ लिया. नहीं, वहां पे यदि आप इतना दूर ढूंढोगे तो आप हर हफ्ते नहीं जा सकते. तो पहले नजदीक नजदीक के एरिया डेवलप करो पहले. तो इतना एरिया पकड़ो जितना कि आप अपना जॉब के साथ, फैमिली के साथ मैनेज कर सको. कम से कम एक दिन के लिए वीक में वर्किंग करने के लिए वहां आप जा सको. आपको ऐसा एरिया सुटेबल एक एरिया चूज करना है. नंबर 1. नंबर 2, अपनी और टीम की बैठ के उस एरिया की लिस्ट बनाइए. अपनी और अपनी टीम की, सब लोगों की उस एरिया की लिस्ट बनवाइए. जैसे आप मुंबई में रहते हो, मुंबई के नजदीक मालूम पड़ा कि पूना है. पूना आप जा सकते हो, आ सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओवरनाइट जर्नी में आप पहुंच जाओगे और वापस भी आ सकते हो. दिन दिन में काम कर लो उधर. तो न जाने में प्रॉब्लम, ना आने में प्रॉब्लम, ना कन्विंस की प्रॉब्लम. आप पूना में हो तो आई थिंक पूना से जो आपका कौन सा पड़ता है, लोनावाला. लोनावाला भी मेरे अंदाज से ज्यादा दूर नहीं है. वो भी आप इजीली आ जा सकते हो. या जो भी आसपास है, सोलापुर है या नासिक है,
मतलब जहां आप आराम से ओवरनाइट आ जा सको, ऐसा एरिया कोई भी पकड़ो और अपनी टीम के साथ बैठ के उस एरिया की लिस्ट बनाओ। सबसे पहला काम, जैसे आप हो अभी, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं शोभा टीसी है, अभी शोभा की टीम में 10 लोग हैं और शोभा डेवलप करना चाहती है मान लेते हैं नासिक। तो शोभा को क्या करना चाहिए, अपनी टीम के 10 लोगों को बिठाना चाहिए, उनको बोलना चाहिए देखिए अब हम लोग है ना नासिक डेवलप करेंगे, अब हमारा जो नया एरिया ऑफ ऑपरेशन होगा वो होगा नासिक। तो हम सब लोग एक काम करते हैं, चलो हम लोग नासिक की लिस्ट निकालते हैं, सब लोग अपनी अपनी लिस्ट निकालो। किसी के 5 नाम होंगे, किसी के 10 नाम होंगे, किसी के 2 होंगे, किसी के 20 होंगे, आपके हो सकता है 20-30 हो। तो ऐसे करके 100, 200, 500 लोगों की लिस्ट बना लीजिए। ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट काम, स्टार्ट रिलेशन बिल्डिंग ऑन दैट लिस्ट। उस लिस्ट के ऊपर रिलेशन बिल्ड करना चालू कीजिए, अपने अपने लोगों को कॉल करना चालू कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डायरेक्ट पहुंच जाओ, आपने 6-6 महीने से बात नहीं की है, 1-1 साल से बात की है और अब आप सीधे जाके उनको बिजनेस प्लान दिखाने के लिए पहुंच जाओ, तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। जो लोग नासिक में रहते हैं उनको फोन करो, उनको फोन करो, सब लोग अपने अपने लोगों को कॉल करो, हाय हेलो करो, उनसे पूछो, हालचाल पूछो उनका, बिजनेस की कोई बात मत करो। और यदि वो पूछते हैं कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, तो उनको बोलो सब बहुत अच्छा चल रहा है और अभी आपके एरिया में भी बिजनेस को डेवलप करने के लिए सोच रहे हैं हम लोग, यदि उधर आना होता है तो फिर तो आपसे भी मुलाकात होगी, आपके साथ भी बैठ के डिस्कस करेंगे, फिर तो आपसे जल्दी जल्दी मुलाकात हो जाया करेगी क्योंकि आपके एरिया में काम स्टार्ट करने वाले हैं। सिंपल क्या है, मैसेज देके छोड़ो, कोई बात नहीं हो रही है अभी मिलने मिलाने की। क्या बात की आपने, जैसे मैंने सुशांत को फोन किया, अभी मैं बोलता हूँ सुशांत मेरे रिलेटिव है या परिचित हैं और मुझे त्रिपुरा में बिजनेस अभी स्टार्ट करना है, तो मैं सुशांत को फोन करके क्या करूंगा, हाय हेलो करूंगा, और सुशांत कैसे हो, घर पे सब लोग कैसे हैं, आपका काम कैसा चल रहा है। सुशांत बोलेंगे बहुत बढ़िया चल रहा है, आप बताओ सर कैसा है क्या है। मैं बोलूंगा सुशांत बहुत अच्छा चल रहा है और अभी तो मैं त्रिपुरा में भी स्टार्ट करने वाला हूँ, अभी तो मैं त्रिपुरा में भी स्टार्ट करने वाला हूँ और चलो त्रिपुरा जब मैं आऊंगा ना तो फिर मैं आपको भी बताऊंगा, आप भी समझिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा तो आपके साथ मिलके करेंगे। अभी देखिए मैंने क्या बात की, अब सुशांत से जब भी मैं त्रिपुरा जाऊंगा मैं पहले बता के जाऊंगा सुशांत को, सुशांत मैं संडे को आ रहा हूँ त्रिपुरा, तो मुलाकात होगी अपनी। तो सुशांत कभी भी मना नहीं करने वाला है, ऐसे ही आपकी लिस्ट का कोई भी बंदा कभी भी मना नहीं करेगा यदि आप उसके एरिया में आप उसको बताते जाओगे तो। अभी सपोज कीजिए आप 10 लोगों ने मिलके 100 लोगों को कॉल किया और 100 लोगों से आपने टाइम ले लिया, समझ में आ रहा है क्या, 100 लोगों से आपका टच बन गया। अब आपको चौथा काम करना है, डू फॉर बेसिक टिल फाइंडिंग। आपको क्या करना है, अब आप वहां पहुंचना है, वहां पहुंच के जो भी आपका सीनियर है उसको बोलो एक होटल ले ले, उधर होटल में रूम बुक करे, आराम से उधर बैठ जाए, रूम में बैठ जाए, जो भी आपका सीनियर अपलाइन है, जो भी आपका सीनियर मोस्ट है वो जाके रूम में बैठे उधर। और रूम में बैठने के बाद आपके जो 10 लोग हैं वो 10 लोग अपने अपने लोगों को कॉल करके उधर उस होटल पर ही बुला लीजिए, बता दीजिए कि हम इधर सिविल लाइंस में इस होटल में रुके हुए हैं, मैं इधर आया हुआ हूँ, तो आप वक्त निकाल के आ जाओ, तो इधर ही बैठ के डिस्कस करते हैं। वो बोलेंगे घर आओ ना, घर चल, घर आ जाओ, तो बोलेगा कोई बात नहीं पहले आप आ जाओ फिर आपके साथ घर चलूंगा, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होंगे जो आपसे बोलेंगे घर आ जाओ, तो आप बोलिएगा पहले आप एक बार आ जाओ, मुझे यहाँ की ज्यादा नॉलेज नहीं है, और भी मेरे 1-2 साथी हैं वो होटल में रुके हुए हैं, आप आ जाओ मैं आपके साथ घर चलूंगा फिर घूमने के लिए। तो फिर क्या है, आप उनको बुला लीजिए, आप आराम से पूरे दिन, अब आपके 10 लोगों को, 10 लोग अपने अपने लोगों को बुलाएंगे, अब जो भी आपकी टीम में प्लान शोवर्स है वो प्लान दिखाते चलो, और जो आपके सीनियर अंदर बैठे हुए उनसे काउंसलिंग करवाते चलो, उनसे काउंसलिंग करवाते चलिए, आप लोग प्लान दिखाते चलिए। अब पूरे दिन में मालूम पड़ा कि आपने 100 लोगों को प्लान दिखा दिया, सुबह से शाम तक 100 लोगों को प्लान दिखा दिया। अब मैं पूछना चाहता हूं सुशांत, यदि पूरे दिन में 100 लोगों को प्लान दिखा दिया तो कम से कम ज्वाइनिंग कितनी आ जाएंगी? सालों को दिखा दिया तो मिनिमम तो सर 20 से 30 ज्वाइनिंग तो आ ही जाएगा सर। 20-30 ज्वाइनिंग बड़े आराम से आ जाएंगी, एक दिन में आपकी सिंगल डे में 20 से 30 ज्वाइनिंग पक्की होगी, एक एरिया की 20 से 30 ज्वाइनिंग, 20 to 30 ज्वाइनिंग्स फाइनल होगी। अब आपको क्या करना है, ये जो 20 to 30 ज्वाइनिंग्स हैं
जो हुई है, इनके घर 24 घंटे के अंदर एक एक हाउस मीटिंग लगा दीजिए। मैं बोलता हूं चलो 24 घंटे में नहीं लगी, किसी के घर थोड़ा सा लेट लगी, किसी के घर उससे आगे लगी, लेकिन 24 आपने इन सारे लोगों के 20 से 30 लोगों के आपने हाउस मीटिंग लगवा दी, और एक एक हाउस मीटिंग में 5-5, 10-10 लोग भी आए तो 200 लोग आ गए, और 200 लोगों ने प्लान देखा तो आपकी वापस 30-40 ज्वाइनिंग कहीं नहीं हुई। यानी आप चाहो तो एक वीक के अंदर कम से कम 50 ज्वाइनिंग एक नए एरिया में निकाल सकते हो। 50 मिनिमम ज्वाइनिंग्स इन न्यू एरिया इन अ वीक, एक वीक के अंदर। ये चौथा स्टेप है, यानी 4 बेसिक टिल फाइंडिंग। कब तक? जब तक आपको वहां से कुछ फुल टाइमर्स न मिल जाएं। अब आपको लगातार ज्वाइन करो हाउस मीटिंग, ज्वाइन करो हाउस मीटिंग, ज्वाइन करो उसकी हाउस मीटिंग, जिसको भी ज्वाइन करो उसकी भी हाउस मीटिंग। तो इससे क्या होती जाएगी? आपकी नई नई फाइंडिंग होती जाएगी, नए नए लोग आपके साथ बिजनेस में आते जाएंगे। और आपको 5वां इंपॉर्टेंट काम करना है, 4 डीप चले जाइए। गो 4 डीप विद फाइंडिंग टिल 1 फुल टाइमर इज फाउंड। ये नहीं समझ में आया फॉर्मूला? मैं बताता हूं। आपको एक फुल टाइमर ढूंढने तक आपको 4 डीप उतर जाना है। जितने भी लोग आपके साथ ज्वाइन होते जा रहे हैं ना, जो भी वहां पे बंदा ज्वाइन हुआ है उसके 4 डीप में चले जाना है, 4 डीप। और जब आप 4 डीप पे चले जाओगे ना, तो आपको वहां पे एक फुल टाइमर मिल जाएगा, एक डायमंड मिल जाएगा उधर। आप जब आप 4 डीप जाओगे ना, तो आपको एक डायमंड मिल जाएगा, एक फुल टाइमर मिल जाएगा आपको। और सही मायने में आपके बिजनेस की वो जो एरिया होगा उसी दिन से डेवलप माना जाएगा, जब आपको वहां पे एक फुल टाइमर मिल जाएगा। फिर आप फ्री हो जाओगे कुछ दिन के अंदर वहां से। जैसे ही एक बंदा टीसी बना, आप फ्री हो, वो एरिया आपका डेवलप हो गया। अब तो धीरे धीरे आगे को प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन आप लोग बोल रहे होंगे सर ये 4 डीप क्या होता है? चलिए 4 डीप जाना है ना, 4 डीप को समझाता हूं मैं। 4 डीप क्या होता है, अब ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ इस बात को समझिएगा। 4 डीप क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने दिल्ली में काम चालू किया, और दिल्ली में मैंने सोहेल भाई के साथ काम स्टार्ट किया, राइट ना? अभी मैंने सोहेल भाई को ज्वाइन कर दिया, डन। अब सोहेल भाई की मैंने लिस्ट बनवाई, सोहेल भाई की लिस्ट के ऊपर मैंने काम किया, और सोहेल भाई के साथ में मैंने सुशांत को ज्वाइन करवा दिया। किसके साथ में ज्वाइन करवाया? सोहेल भाई के साथ में सुशांत को ज्वाइन करवाया। तो सुशांत सोहेल भाई का 1 डीप है। समझ में आ गया? मतलब मेरा 1 डीप है। सोहेल भाई के डाउनलाइन में सुशांत आया, तो जो सुशांत है, सोहेल तो मेरे डायरेक्ट हो गए, सोहेल मेरे डायरेक्ट हो गए, और सुशांत मेरा 1 डीप हो गया। क्या हो गया? 1 डीप। अब मैंने सुशांत की लिस्ट बनवाई, और सुशांत के साथ में मैंने ज्वाइन करवा दिया शोभा मैम को सुशांत की लिस्ट में से। तो शोभा मैम मेरी 2 डीप हो गई। अभी शोभा मैम की लिस्ट बनवाई, उसके ऊपर मैंने काम करके शशि मैम को ज्वाइन करवा दिया, तो शशि मैम मेरी 3 डीप हो गई। शशि मैम की मैंने लिस्ट बनवा के मैंने वर्षा मैम को ज्वाइन करवा दिया, तो वर्षा मैम मेरी 4 डीप हो गई। आप जितने भी लोगों को वहां पे ज्वाइन कर रहे हो, जैसे आप 10 लोग गए थे, 10 लोगों की एक एक ज्वाइनिंग हो गई, तो अब आप उन 10 लोगों को 4 डीप उतर जाना है, 4 डीप। और जैसे आप 4 डीप उतरोगे ना, आपको एक फुल टाइमर मिल जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये आपको एग्जांपल समझ में आया जो मैंने भी आपको दिया था, राइट ना? ऐसे ही एक और एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे कि मैंने काजल डे सर को ज्वाइन किया त्रिपुरा में जाके, डन। काजल डे सर मेरे डायरेक्ट है। अब काजल डे सर के साथ में मैंने उनकी लिस्ट बनवाई, उनके घर हाउस मीटिंग की। उनकी हाउस मीटिंग में कुछ लोग आए थे, और उनमें से हिमांशु साहू को ज्वाइन कर दिया मैंने।
तो हिमांशु साहू मेरे 1 डीप हो गए। अभी फिर हमने हिमांशु साहू के घर मीटिंग लगाई, वहां गीता महाराणा आई थी, उधर से गीता महाराणा ज्वाइन हो गई। गीता महाराणा मेरी 2 डीप हो गई। अभी फिर हमने गीता महाराणा के घर हाउस मीटिंग लगाई तो उधर ओम सर आ गए, ओम सर ज्वाइन हो गए, तो ये मेरे 3 डीप हो गए। ओम सर ने हाउस मीटिंग लगाई तो उधर रेखा पटेल आ गई, रेखा पटेल ज्वाइन हो गई, तो रेखा पटेल मेरे 4 डीप हो गई। अब आप लोग समझ पा रहे हैं 4 डीप का क्या मतलब होता है? आपको है ना नीचे 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 उतरते जाइए। जैसे जैसे आप नीचे उतरोगे ना, आपको डायमंड मिल जाएगा, आपको एक फुल टाइमर मिल जाएगा, आपको एक लीडर मिल जाएगा। आपको पता है जितनी भी अच्छी चीजें है ना, जितनी भी अच्छी चीजें होती है वो गहराई में मिलती है, ऊपर नहीं मिलती, ऊपर वाली लेयर में नहीं मिलती। जितनी भी अच्छी चीजें मिलती है ना, गहराई में मिलती है। आपको एग्जांपल देता हूं, सोना कहाँ मिलता है पता है? सोना गहराई में, खान में, अंदर जाके सोना डिगिंग किया जाता है, खोदा जाता है। आपको पता है डायमंड कहाँ मिलता है? डीप में, गहराई में, अंदर जाके। आपको पता है अच्छा पानी कहाँ मिलता है? अच्छा पानी डीप में। आपको पता है ऑयल कहाँ मिलता है? ऑयल डीप में। आपको पता है अच्छे मिनरल्स कहाँ मिलते हैं? डीप में। तो आपको पता है डायमंड कहाँ मिलेगा? डीप में। डायमंड ऊपर ऊपर नहीं मिलेगा, डायमंड डीप में मिलेगा। अभी सुहेल भाई इधर बैठे हुए हैं। सुहेल भाई मुझे डायमंड पता है कहां जाके मिले हैं? डीप में। मैंने सबसे पहले दिल्ली में काम चालू किया, एक लड़का था आलोक चौहान, आलोक गुप्ता, आलोक के साथ काम चालू किया। आलोक के साथ प्रवीण रंजन आए, प्रवीण रंजन के साथ कमलेश जी आए, कमलेश जी के साथ अरविंद जी आए, अरविंद जी के साथ में फिर नीचे अब्दुल आए, अब्दुल के साथ में फिर मुजम्मिल आए, मुजम्मिल के साथ सोहराब आए, सोहराब के साथ में फिर सुहेल आए। आप जितने भी वर्किंग वाले लोग आपको दिखाई देंगे ना, वो डीप में जाके मिलेंगे। बहुत कम चांसेस ऐसे होंगे कि आपको ऊपर के लेवल पे कोई हाथ डाला और डायमंड निकल आया, जैसे मेरे अपलाइन ने हाथ डाला और मैं डायमंड निकल आया। मतलब मैं उनका फर्स्ट लेयर में से, मैं उनका डायरेक्ट में से ही निकल के आ गया। समझ रहे हो आप? मतलब उनको ज्यादा नीचे तक डीप में नहीं जाना पड़ा उनको। मेरे केस में मैं उनके घर के पीछे रहता था, सिसोदिया साहब के, उनके क्लिनिक के पीछे, क्लिनिक के पीछे रहता था। उन्होंने मुझे बिजनेस प्लान दिखाया, मुझे समझ में आ गया, मैंने काम चालू कर दिया। ऐसा बहुत कम होगा कि इमीडिएट जमीन में हाथ डाला और डायमंड निकाल लिया, यानी पानी में हाथ डाला और मोती हाथ में आ गया। ऐसा नहीं होगा। मोती लेने के लिए कहां जाना पड़ता है? डीप में जाना पड़ता है। तो एक्सेप्शन कहीं भी हो सकता है, लेकिन दुनिया एक्सेप्शन पे नहीं चलती है, दुनिया रूल्स पे चलती है। एक्सेप्शन हो कहीं भी सकता है, लेकिन दुनिया एक्सेप्शन पे नहीं चलती, दुनिया रूल्स के ऊपर चलती है। और रूल क्या कहता है? आपको डायमंड चाहिए तो आपको डीप में जाना होगा, और कम से कम 4 डीप। कितना डीप? कम से कम 4 डीप में जाना होगा, 4 डीप में जाना होगा। और जिस एरिया में आप 4 डीप चले गए, वो एरिया आपका डेवलप हो गया, आपको डायमंड मिल गया उधर। तो मेरी बात को हमेशा ध्यान रखना, आपको 4 डीप नीचे उतरना है। और एक अगली इंपॉर्टेंट बात, जिस एरिया को भी डेवलप करोगे, 3 महीना 12 वीक्स, कितने? 12 वीक्स, एवरी वीक आपको उस एरिया में जाना है। चाहे एक ही दिन के लिए जाओ, लेकिन आपको एवरी वीक जाना होगा, एवरी वीक। 3 महीना कंटिन्यू जाना है, आपका 3 महीने में एरिया डेवलप हो जाएगा। अब वो 3 महीने जब आप जाओगे, कई बार बिजनेस आएगा, कई बार बिजनेस नहीं आएगा, कई बार प्लान होंगे, कई बार प्लान नहीं होंगे। कई बार ऐसा भी हो सकता है आप जाओ और होटल में बैठ के अकेले पूरे दिन, शाम को वापस आ जाओ, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कुछ भी हो,
आपको कंटिन्यू 3 मंथ 12 वीक आपको कंटिन्यू जाना है। मैंने हरिद्वार में बिजनेस खड़ा किया, 3 महीने लगातार एवरी वीक गया। द डिस्टेंस वाज ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर। मैं 300 किलोमीटर दूर हर हफ्ते जाता था, सैटरडे की नाइट को बैठता था, संडे मॉर्निंग में पहुंचता था, संडे पूरे दिन काम करता था, मंडे की नाइट को वहां से वापस बैठता था, संडे की नाइट को मंडे मॉर्निंग में वापस आ जाता था, कंटिन्यू 3 मंथ्स। मैंने आगरा डेवलप किया। आगरा मेरे यहां से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स, एवरी वीक जाता था कंटिन्यू 3 महीना। दिल्ली डेवलप किया, एवरी वीक जाता था दिल्ली 3 महीना। जो जो जगह मैंने डेवलप की उन जगह पर मैं लगातार 3 महीने एवरी वीक गया, और जहां जहां गया वहां वहां डायमंड खड़े होते गए, वहां वहां मेरा बिजनेस खड़ा होता गया। आज मैं इनमें से किसी भी जगह पे न जाऊं तो भी मुझे आज वहां से एवरी वीक क्लोजिंग आती है। समझ में आ रहा है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है? आपको जो भी नया एरिया डेवलप करना है उस एरिया में आपको कंटिन्यू 3 महीने एवरी वीक आपको जाना होगा, कम से कम 1 दिन के लिए। यदि आप 2 दिन मैनेज कर सकते हो, वहां लोग 2 दिन काम करने को तैयार है, तो 2 दिन के लिए चले जाओ। आपको लगता है सर सैटरडे संडे 2 दिन हम काम कर सकते हैं, तो फ्राइडे की नाइट को निकलो, सैटरडे अर्ली मॉर्निंग पहुंचो, सैटरडे पूरा दिन काम करो, संडे पूरा दिन काम करो, संडे की शाम को वापस हो जाओ, संडे की शाम को वापस चलो, मंडे मॉर्निंग में वापस आके ड्यूटी ज्वाइन कर लो। समझ में आ रहा है क्या? ये तरीका होता है किसी भी नए एरिया को डेवलप करने का। अब जैसे ही वहां पे आपकी 10, 15, 20 ज्वाइनिंग हो जाती है, इमीडिएट उन लोगों को बिठा करके उन्हें 4 बेसिक समझाओ। उन्हें लिस्ट बनाना, इनविटेशन करना, प्लान दिखाना, फॉलो अप करना, उन्हें समझाओ। उसके अलावा जो आपकी टीम की ट्रेनिंग्स चलती हैं, मीटिंग्स चलती हैं, उन मीटिंग्स में, उन ट्रेनिंग्स में उन लोगों को बुलाना चालू करो, चाहे वो डिजिटल मीटिंग है, चाहे वो फिजिकल मीटिंग है। यदि आपकी डिजिटल मीटिंग चलती है जैसे हम लोगों की चलती है, हमारी एवरीडे 6:25 to 7:30 सुबह 6:30 बजे से लेकर लगभग 7:15 बजे तक हमारी डिस्ट्रीब्यूटर्स ट्रेनिंग होती है एवरी डे। हम पूरे देश भर से जितने भी लोगों को ज्वाइन करते हैं, हम उन सारे लोगों को उस मीटिंग में इनवाइट करते हैं एवरी डे मॉर्निंग में 6:25 पर टाइम होता है। 6:30 पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, 6:30 to 7:15, 7:15 तक एवरी डे 45 मिनट्स की एक मीटिंग मॉर्निंग में डिजिटल मीटिंग होती है जूम के ऊपर। पूरे देश भर से हम लोगों को कनेक्ट करवाते हैं, जितने भी लोग हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं, चाहे वो उड़ीसा से है, दिल्ली से है, आगरा से है, मथुरा से, हरिद्वार से है, सब जगह से लोग आते हैं। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि आप जो नई जगह पे बिजनेस स्टार्ट किया है आपने, वहां के लोगों के साथ में आपका टच बना रहता है एवरी डे। यदि आप डिजिटल मीटिंग नहीं करोगे, यदि आप डिजिटल मीटिंग नहीं करोगे तो क्या होगा? आप हफ्ते में 1 दिन जाओगे, उनका 6 दिन में जोश ठंडा हो जाएगा। आप 6 दिन उनसे टच खत्म कर लोगे, 6 दिन में उनका जितना भी आपने बूस्टअप किया था वो सब ठंडा हो गया। लेकिन आपने क्या किया? एवरी डे आप उनको डिजिटली कनेक्ट कर लेते हो, सुबह सुबह मीटिंग में, तो डेली टच हो गया। अब आप उनको डेली ट्रेनिंग दे रहे हो, डेली सिखा रहे हो। तो जब आप उनके पास फिजिकली जाओगे, आप 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, तो ऐसा नहीं लगेगा कि वापस आपको पहले हवा भरनी पड़ रही है जाके। वो ऑलरेडी चार्ज्ड है। क्यों? क्योंकि वो डेली आपके साथ मॉर्निंग में आके कनेक्ट होते हैं। समझ में आ रहा है आपको? नए एरिया में डेवलप करने के लिए सबसे शानदार तरीका है, और एक काम और करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी सुधांशु जी ने, मान लेते हैं नजदीक में इनके नागालैंड है फॉर एग्जाम्पल, और ये बोलते हैं सर मैं नागालैंड में बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, लेकिन नागालैंड से पहले गुवाहाटी डेवलप कर रही है, आसाम डेवलप कर रहे हैं। तो इनको क्या करना चाहिए? आसाम में डेवलप करने से पहले, आसाम में जाके काम करने से पहले, जिस बंदे के साथ ही आसाम में काम चालू कर रहे हैं, उससे पहले एक ज्वाइनिंग
किसी नागालैंड वाले बंदे की डाल देनी है। एक ज्वाइनिंग जिसके साथ नागालैंड में काम करना है उसकी एक ज्वाइनिंग डाल दो किधर, गुवाहाटी वाले बंदे के ऊपर। अब फायदा क्या होगा, गुवाहाटी में जितना भी बिजनेस करोगे ना वो नागालैंड वाले के एक लेग हो गया, नागालैंड वाले की एक लेग खड़ी होगी। अब जब गुवाहाटी के बाद जब आप नागालैंड खड़ा करने के लिए जाओगे तो नागालैंड वाले व्यक्ति की एक लेग खड़ी हो चुकी है, दूसरी लेग में बिजनेस डलते ही उसको इमीडिएट इनकम आना चालू हो जाएगी। यानी आपने नागालैंड भी आधा खड़ा कर दिया गुवाहाटी में काम करके, आधा बिजनेस खड़ा हो गया उधर। अब आपका नागालैंड में बिजनेस खड़ा करना इजी हो जाएगा, वो फुल टाइमर लीडर खड़ा करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और जिस जिस जगह पर आप फुल टाइम लीडर खड़े करते जाओगे, जिस जिस जगह आप जीटीएस करते जाओगे, वो जगह आपकी डेवलप होनी चालू हो गई। आप मान सकते हो वो मेरा एक एरिया डेवलप हो गया। तो दैट वे वी कैन डेवलप आवर एरियाज। हम इस तरीके से अपने एरिया डेवलप कर सकते हैं। तो किस किस को समझ में आया ये प्रोसेस, एक बार हाथ खड़ा करके मुझे बताओ, ये प्रोसेस 5 स्टेप प्रोसेस किस किस को समझ में आया है नया एरिया डेवलप करने के लिए। चलिए सबसे पहले सुशांत को पूछते हैं। यस सुशांत, अनम्यूट कीजिए। यस, कैसे डेवलप करना चाहिए, बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते। सबसे पहला जो स्टेप है सर वो है सर चूज सुइटेबल एरिया। क्या होता है सर, हमारे नजदीक की किसी एरिया को पहले चूज कर लेना चाहिए जहाँ पर हम हर रोज जा सकते हैं सर, जहाँ पे हम हर रोज जा सकते हैं, टाइम बिता सकते हैं, वहाँ पर हम टीम बिल्ड कर सकते हैं। ऐसा एक प्लेस पहले चूज करना चाहिए, फर्स्ट स्टेप। और सर दूसरा स्टेप होता है सर मेक लिस्ट सेल्फ और टीम। लाइट चला गया सर। नो तो प्रॉब्लम, क्या आप बोलते रहिए। तो दूसरा स्टेप क्या होता है सर, जैसे कि पहले सुइटेबल एरिया मैंने चूज कर लिया, उस जगह पर बैठते हुए यहाँ पर जितने सारे लोगों को मैंने ज्वाइन करवाया, उन लोगों को दूसरी जहाँ पर हम टीम बिल्ड करना चाहते हैं, जैसे कि नजदीकी किसी जगह पर, तो उस जगह की लिस्ट बना लेना चाहिए वहां पर बैठ के, खुद की भी और दूसरे लोगों को भी। तो दूसरा स्टेप वो होता है कि हमने लिस्ट मेक कर लिया। उसके बाद क्या होता है सर, तीसरे स्टेप में होता है सर स्टार्ट रिलेशन बिल्ड। जिस लोगों की सर हमने टीम बना लिस्ट बना लिया, उन लोगों के साथ डायरेक्टली बिजनेस की बात नहीं करना है सर, उन लोगों के साथ हमें रिलेशन बिल्ड करना है। बातें करते हुए कैसे हाल चाल पूछते हुए, क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, बातें करते हुए रिलेशन बिल्ड कर लेना चाहिए। उसे कहना चाहिए कि हम वहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, स्टार्ट करेंगे, तो हम जब आएंगे तो आप भी सुन लेना, आपके साथ मीट करेंगे। तो ऐसे करते हुए रिलेशन बिल्ड कर लेना। और सर चौथा स्टेप होता है कि सर डू 4 बेसिक्स टिल फाइंडिंग। डू 4 बेसिक्स टिल फाइंडिंग, वो क्या होता है सर, हमें वहाँ पर जाकर किसी भी होटल में या कहीं पर भी बैठ के, हमारी जो अपलाइन होगी उसके साथ बैठ के, वहाँ पर जितने सारे लोगों की सर हमने लिस्ट बनाए थे, जैसे कि हमने 10 लोग एक साथ मिलकर वहाँ पे लिस्ट बनाया था, तो सर 10 लोग जब उस जगह पर पहुंचेंगे तो किसी भी होटल में रुकते हुए वो जितने सारे लोगों की लिस्ट बनाया था उन लोगों को बुला लेंगे वहाँ पर, और होटल पे हम प्लान देखेंगे और सर हमारी जो अपलाइन पहुंचेंगे उसका काउंसलिंग करवाएंगे। वैसे करते हुए जैसे कि देखा गया सर, नया 10 लोगों को वहां पर ज्वाइन कर लिया, और 10 लोगों को ज्वाइन करने के बाद उन 10 लोगों के साथ सर हमें चौथा जो स्टेप है, गो 4 डीप विथ फाइंडिंग टिल टिल ऑन फुल टाइम सर। जैसे कि सर गो 4 डीप विथ फाइंडिंग टिल ऑन फुल टाइम। हमें ढूंढना चाहिए सर कि वहाँ पर जो लोग जुड़ा है सर, हमें फुल टाइम कोई मिल जाए सर, जो फुल टाइम काम कर सके, ऐसा कोई मिल जाए, हमें ढूंढना चाहिए। वो कितना तक सर, 4 डीप क्या होता है, जैसे कि सर वहाँ पर मैंने किसी को ज्वाइन करवा लिया और उसकी अंदर में उसकी लिस्ट से कोई दूसरा ज्वाइन हुआ, वो हुआ है मेरा फर्स्ट डीप सर। उसके साथ उसकी लिस्ट बनाकर उसके साथ जब काम किया सर और दूसरा कोई बंदा जुड़ा उसके हाथों में, तो वो हुआ हमारा सेकेंड डीप। ऐसे करते हुए सर उसके साथ जो जुड़ा है फर्स्ट डायरेक्ट में, और वो हुआ हमारे सर थर्ड डीप। ऐसे करते हुए सर हमें फोर्थ डीप तक फाइंड करना चाहिए, ढूंढना चाहिए कि हमें कब तक डायमंड मिले। डायमंड मतलब जो फुल टाइम काम करने वाला है। ऐसे फोर्थ डीप तक हमें सोचना चाहिए। और हर एक बंदा जो जुड़े हमारे साथ नए एरिया में, उनके घर में होम मीटिंग करना चाहिए सर।
उनकी जो आस पड़ोस में वो जो लोग वो पेशेंट है उनको लेकर होम मीटिंग करना चाहिए। ऐसे करते हुए हमें 4 डीप तक फुल टाइमर ढूंढना है सर। वो ऐसे करते हुए सर हम किसी नए एरिया में हमारी टीम बिल्ड कर सकते हैं। और सर जो जिस जगह पे जिस नए जगह पे हम टीम बिल्ड करेंगे वहां पर सर हमें हफ्ते में 3 महीने तक हफ्ते में एक बार जाना ही पड़ेगा सर। वहाँ पर लोगों के साथ बातें करना, जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं उनके साथ बातें करने, उसको 4 बेसिक देना है, कैसे काम करना है, लिस्ट बनाना है, इनविटेशन कैसे करना है, फॉलोअप कैसे करना है, वो लोग उन लोगों को सिखाना है सर। जिससे कि 3 महीने तक लगातार हफ्ते में 1 बार 2 बार जाना चाहिए सर। तो ऐसे हम नए जगह पर टीम बिल्ड कर सकते हैं सर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छे। यस शोभा मैम, आप बताइए आपको क्या समझ में आया, किस तरीके से नया एरिया डेवलप करना चाहिए? सर नया एरिया डेवलप करने के लिए हमें 5 स्टेप्स हैं, हम उस स्टेप्स को फॉलो करना है। जिसमें से पहला है कि हमें सूटेबल एरिया चूज करना है। ऐसा सूटेबल एरिया जहाँ पे हम अगर रात में ट्रैवल कर रहे हैं सुबह पहुंच जाएं और वहां से रात में ट्रैवल करें और सुबह अपने घर आ जाए। मतलब हमारा टोटल जो जर्नी टाइमिंग है वो 24 आवर्स में जाकर आकर सब काम हो जाए, राइट सर? यस। और ये एरिया चूज करने के बाद हमें अपने जो टीम में हमारे जो डाउनलाइन हैं उनके साथ इस बारे में बात करनी है कि हमें किस एरिया पे काम करना है। जैसे कि नियर बाई एरिया हमें चूज करना है जो कि 100, 200, 300 किलोमीटर के दायरे में हो। और वहां पे फिर हमें उस एरिया में काम करने के लिए पहले हम अपने टीम मेंबर्स को बताएंगे कि भाई जिस का जहाँ जहाँ अपने लिस्ट बनवाएंगे कि किसके उस एरिया में कितने लोग हैं। तो इस तरह से सबकी अगर 2-2, 4-4, 5-5 की लिस्ट बन गई, किसी की 10 की लिस्ट बन गई, मेरी खुद की 4 की लिस्ट बन गई, तो कम से कम अगर 50 लोगों की भी लिस्ट बनती है तो हम लोग उस 50 लोगों के साथ क्या करेंगे, स्टार्ट रिलेशन बिल्ड, उनके साथ हम रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे। और इसमें क्या करना है कि हमें उनसे बात करनी है, हाय हेलो कैसे हो, क्या कर रहे हो, कैसा चल रहा है। अरे मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारे एरिया में ना एक हमारा काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप आओगे ज्वाइन करोगे तो हम लोग इसी बहाने मिल भी लेंगे और आप देख भी लोगे कि मैं क्या काम करता हूँ। आप ज्वाइनिंग करने के लिए उनको नहीं बोलना है, उनको सिर्फ इतना ही बोलना है कि आप आ जाइए, हम लोग मिल भी लेंगे और आप देख भी लेना कि हम लोगों का काम क्या है, कैसा है। और प्लस इस तरह से उनको एक चीज और बोल सकते हो, बोले कि आपको पसंद आया तो आपके साथ भी करेंगे। यस सर, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हो और उस एरिया का फायदा आप भी उठा सकते हो। इस तरह से हमें रिलेशन बनाना है और उसमें उनको बताना भी है, जब हम जाएंगे तभी हम उनको एक फोन या कॉल कर देंगे कि मैं इस तारीख को आ रहा हूँ, तो सामने वाला बंदा भी हमारे लिए टाइम निकाल के रेडी रहेगा कि ये आने वाला है, चलो इससे मिलना है। तो जब हम मिलने भी जाएंगे ना तो हमें क्या करना है, 4 बेसिक रूल्स फॉलो करने हैं। जैसे कि जो हमें जहाँ जिस रेस्टोरेंट में या फिर जहाँ हम जा रहे हैं तो हम अपने टीम को लेके वहां जाएंगे, वहां रुकेंगे। सबसे पहले हर कोई अपने अपने जो भी टीम में मेंबर्स हैं सब लोग अपने अपने फ्रेंड्स को बुलाएंगे। धीरे धीरे एक एक टाइम देकर हम उनको बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनको प्लान दिखाएंगे। तो एक से 2 जो प्लान शो करने वाले हैं वो प्लान दिखाएंगे और जो सीनियर पर्सन है वो लोग उनकी काउंसलिंग करेंगे। इस तरह से हमारी ज्वाइनिंग आ सकती है। अगर हम 50 या 100 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो कम से कम हमारी 20 से 30 ज्वाइनिंग पक्की हो जाएगी। और इसमें ज्वाइनिंग के बाद हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि गो फॉर डीप विथ फाइंडिंग टिल 1 फुल टाइम, कि हमें डीप में जाकर एक अच्छे बोलते ना अच्छा बिजनेस ग्रो करने के लिए हमें डीप में जाना होगा। जैसे कि अगर मैंने उस एरिया में मतलब एक किसी फ्रेंड को ज्वाइनिंग कराया तो उसके नीचे मुझे दूसरे को ज्वाइनिंग करवाना है, उसकी लिस्ट पे काम करके मुझे एक को ज्वाइन कराना है और फिर जो जिसने सेकंड ने ज्वाइन किया उसके लिस्ट पे हमें और दूसरे को ज्वाइन करवाना है। इस तरह से हमें 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 उनकी सबकी लिस्ट में से एक एक लोगों को ज्वाइन करवाना है और 4 डीप तक हमें जाना है। और अगर हम 4 डीप तक पहुंच गए तो एक कहीं ना कहीं उनका भी एक ये हो जाएगा ना कि हमारी एक टीम हो रही है।
और इस तरह से हम क्या करेंगे कि एक बार उनका काम उन्होंने ज्वाइन कर लिया, काम ज्वाइनिंग हो गई उनकी अच्छे से, तो हम एवरी वीक टिल 3 months हमें एवरी वीक वहां पे विजिट करना है। और हम विजिट्स करेंगे उन लोगों से प्रॉपर जूम पे या फिर व्हाट्सएप पे, जो भी जैसा हो सकता है मीटिंग्स हम लोग रेगुलर लेते रहेंगे। बेसिक चीजें उनको बतानी है, जैसे कि लिस्ट, ड्रीम लिस्ट, प्लान, इनविटेशन, आइडेंटिफिकेशन, ये जो हमारी बेसिक्स हैं वो उनको सिखानी भी है। और प्लस जो हम वीक में जाएंगे तो उस पर काम भी करना है। सबके यहाँ पे जाके हमें हाउस मीटिंग लेना है। तो हाउस मीटिंग में हम क्या करेंगे कि मान लीजिए एक के घर गए, वहां पे उन्होंने 4 लोगों को बुलाया, 5 लोगों को बुलाया, उनसे हम हाउस मीटिंग करेंगे। कहीं ना कहीं अगर 4 लोग हैं तो एक की तो ज्वाइनिंग आ सकती है। तो इस तरह से हमें उस ज्वाइनिंग को बढ़ानी है, उस एरिया को डेवलप करना है। और इसी तरह से हमें दूसरे एरिया में भी फॉलो करना है। किस तरह से, अगर मेरा जो पूना में, जैसे कि मेरे यहाँ से नजदीक पूना है, अगर मेरी पूना में टीम खड़ी हो गई 4 डीप तक, तो वहां से अभी मुझे नासिक में डेवलप करना है। वहां से 200 किलोमीटर दूर नासिक है, तो वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, पूना के एक लोगों को मुझे नासिक के एक लोगों के साथ ज्वाइन करवाना है और फिर वहां पे हमें काम स्टार्ट करना है, वहां पे उनके 4 डीप तक जाना है। इस तरह से हमें अपना एरिया डेवलप करना है। राइट सर? यस यस, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, दैट्स ग्रेट। तो अभी आज आप लोगों को एक असाइनमेंट है। असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट ये है कि अभी आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ये वीडियो मिलने के बाद आप इस वीडियो को दोबारा सुनोगे और जितने भी स्टेप्स मैंने बताए हैं, इन स्टेप्स को वापस नोट डाउन करोगे। ये स्टेप्स को नोट डाउन करना है वापस। और कल मैं कुछ भी आगे बढ़ने से पहले दोबारा एक बार आप लोगों से पूछूंगा कि कोई भी नया एरिया किस तरीके से डेवलप किया जाता है, राइट ना। और ये जो एक साथ लोगों को लेके जाने का जो प्रोसेस है ना, एक साथ लोगों को लेके जाके उनके साथ काम करने का ये जो प्रोसेस होता है किसी भी नई जगह पे, इसको बोला जाता है पेलिकन प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं इसको? पेलिकन प्रिंसिपल। ये जो आपने 10 लोगों को उनकी लिस्ट बनवाई, उनको एक साथ लेके नई जगह पे काम स्टार्ट किया, ये पेलिकन प्रिंसिपल है। ये अब ये पेलिकन प्रिंसिपल क्या होता है इसके ऊपर कल हम डिस्कस करेंगे। और ये पेलिकन प्रिंसिपल पे कैसे काम को ये खड़ा किया, जैसे आज हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो कैसे कैसे मदद करता है ये प्रिंसिपल, वो कल हम लोग जानेंगे। लेकिन कल सबसे पहले मैं आप लोगों से ये स्टेप्स के बारे में बात करूंगा जो आज मैंने आप लोगों को बताए हैं। तो चलिए, कल मुलाकात होती है आप लोगों से मॉर्निंग में 4:55। अपनी पूरी टीम के साथ आइए सिस्टम मास्टरी में, वहां भी हम लोगों को सिखा रहे हैं प्लान किस तरीके से दिखाया जाता है, राइट ना। और इवनिंग में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी आपके एडवांस ट्रेनिंग में। तो चलिए, कल मिलते हैं 4:55। तब तक के लिए नमस्कार।